हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरा आज 9th लेक्चर है वेव एंड ऑप्टिक्स का और हम लोग इंटरफेरोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। बट आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये दो लेक्चर्स जो 9th और 10th में बना रहा हूँ कंप्लीटली आपके थियोरेटिकल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ। ठीक है, मैं ये टॉपिक्स आपके प्रैक्टिकल टॉपिक्स भी हैं, एक्सपेरिमेंटल टॉपिक्स भी हैं, बट मैं उस एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, उस तरह के डिटेल्स में नहीं जाऊँगा जो कि एक्सपेरिमेंट्स के लिए आपको रिक्वायर्ड होगा। ये आपके दो क्वेश्चंस हैं, दो इंटरफेरोमीटर, दो क्वेश्चंस बनते हैं और अल्टरनेट ईयर्स आते हैं। एक साल इंटरफेरोमीटर आता है माइकलसन का, एक साल आता है फेब्री-पेरोट का। तो मैं उसी को ध्यान में रख के एक क्वेश्चन जो आपका बन रहा है उसी को पॉइंट में रख के ही ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं इंटरफेरोमीटर के स्टार्टिंग पे। तो दो तरह के इंटरफेरोमीटर है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर और फेब्री-पेरोट इंटरफेरोमीटर। तो माइकलसन में हमारा जो फोकस होगा वो फोकस होगा फ्रिंज फॉर्मेशन पे। ठीक है, फ्रिंज फॉर्मेशन एंड देन एप्लीकेशन पे। और जो फेब्री-पेरोट पे हमारा फोकस होगा वो इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंज और फिर शार्पनेस। ठीक है, दोनों में कॉमन चीजें क्या है? दोनों में कॉमन होगा कि दोनों इंटरफेरेंस के प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं, दोनों में एक्सटेंडेड सोर्स चाहिए, मोनोक्रोमेटिक सोर्स चाहिए, और दोनों में जो फ्रिंजेस बन रहे हैं वो हेडिंजर फ्रिंजेस बन रहे हैं, मतलब फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन। इसके बारे में एक वीडियो में ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ कि हेडिंजर फ्रिंजेस क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका माइकलसन इंटरफेरोमीटर। Michelson interferometer, it is a device based on interference by division of amplitude। ठीक है, और अब हम इसके कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। कंस्ट्रक्शन पे हम देखते हैं। अब इस फिगर में आपको ध्यान से अभी वही देखिए जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। अभी इस प्लेट को और इस जो डैश वाले को, इसको अभी इग्नोर मारिए। ठीक है, तो आपके पास क्या है? एक सोर्स है मोनोक्रोमेटिक लाइट का, ये लेंस हमने यूज किया है सोर्स को एक्सटेंड करने के लिए। एक ग्लास प्लेट है जो पार्शियली कोटेड है इस साइड में। ठीक है, मतलब इस साइड, इस ग्लास के इस साइड में, या समझिए मिरर है, उसका पार्शियली कोटिंग 50% का कोटिंग है। और ये दो फुल मिरर्स हैं, M1 एंड M2। ये आपका फिक्स मिरर है, ये मूव कर सकता है। टिल्ट दोनों में, टिल्ट करने की व्यवस्था दोनों में है, बट मूवेबल जो है वो M1 को रखा गया है। कोई एक मूवेबल होगा तो ये मूवेबल है, मूव कर सकता है, और ये फिक्स है। हाँ, टिल्ट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आप देखिए, ये 45 जो जी ये प्लेट है, ये 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है। अब पॉइंट है कि जो G1 प्लेट है इसको कहते हैं बिम स्प्लिटर। क्यों ऐसा कहते हैं? ये लाइट रे जब इस पे आती है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे जहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आपका, पार्शियली रिफ्लेक्ट होगा जो मिरर M1 की ओर जा रहा है, और पार्शियली ट्रांसमिट होगा जो मिरर M2 की ओर जा रहा है। मिरर M1 से अगेन रिफ्लेक्ट होके लाइट आएगा वापस, मिरर M2 से भी रिफ्लेक्ट होके लाइट आएगा, और यहाँ पे आपका सुपरपोज होगा। ठीक है, और फ्रिंजेस बनेगा। लेकिन अब यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर हम मान लें कि इस प्लेट से इस प्लेट मिरर की और इस प्लेट से इस मिरर की डिस्टेंस अगर सेम हो, ठीक है, तो क्या ऑप्टिकल पाथ सेम है? ऑप्टिकल पाथ चूंकि सेम है, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस पे ही आपका फेज पाथ डिफरेंस पे ही आपका इंटरफेरेंस पैटर्न डिपेंड करेगा। तो ऑप्टिकल पाथ सेम नहीं है। क्यों? आप ध्यान से देखिए, ये लाइट जो आपके पास आ रही है ये कितनी बार क्रॉस कर रही है? एक बार क्रॉस किया इस प्लेट को, ग्लास प्लेट को या मिरर प्लेट को, दूसरी बार ऊपर जाते हुए, और तीसरी बार वापस आते हुए। जबकि इधर जाने वाली जो रे है, एक बार क्रॉस किया और सीधा क्रॉस कर गया। अभी मैंने इस प्लेट को नहीं पुट किया, सपोज मैंने G2 को भी नहीं डाला। ठीक है, तो अगर आप G2 को नहीं डाल रहे हैं, M2 भी नहीं कंसिडर कर, M2 प्राइम क्या है अभी छोड़ दीजिए इसको, तो ये जो रे आपके पास यहाँ इंसिडेंट होती है, पार्शियली रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट होती है, और जो रिफ्लेक्टेड रे जो वापस मिरर M1 से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, और ट्रांसमिटेड रे मिरर M2 से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, उन दोनों का ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस सेम नहीं हो सकता। क्योंकि बिम जो है इस मिरर, अगर इसको हम बिम नंबर 1 मान लें, बिम नंबर 2 है, तो बिम नंबर 1 कितनी बार पार कर रहा है? 1, 2 और फिर आते वक्त 3 बार इस ग्लास प्लेट को पार कर रहा है। जबकि मिरर जो बिम नंबर 2 है वो 1 बार पार कर रहा है। तो हमें ऑप्टिकल पाथ को सेम करने के लिए एक कंपनसेटिंग प्लेट डालना पड़ेगा जो सेम मटेरियल का होगा, सेम थिकनेस का होगा, जो G1 का है। ठीक है, तो ये G2 आपका कंपनसेटिंग प्लेट है। ये G1 हो गया बिम स्प्लिटर,
ये हो गया कंपनसेटिंग प्लेट। बीम स्प्लिटर में पार्शियली कोटेड है, यहाँ ऐसा कोई कोटेड नहीं है, सिर्फ ग्लास कोटिंग नहीं है, कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, सिर्फ ग्लास प्लेट है, सेम मटेरियल का, सेम थिकनेस का। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया कि हमने बीम स्प्लिटर को डाला। बीम स्प्लिटर से जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस दोनों बीम में क्रिएट हो रहा है रिफ्लेक्टेड बीम में, उसको एडजस्ट करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए एक और ग्लास प्लेट जो सेम मटेरियल, सेम थिकनेस ऑफ जी का है, जो जी का थिकनेस ऑफ मटेरियल है वही इस प्लेट का थिकनेस ऑफ मटेरियल है, उसको यहाँ पे प्लेस किया ताकि जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आ रहा था वो चेंज हो, वो इक्वल हो जाए। देखिए ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या है, ये 3 बार यहाँ पे जा रहा था, मैंने आपको दिखा दिया था। अब यहाँ से भी देखिए, एक बार गया यहाँ पे पार किया, दूसरी बार, फिर लौटते वक्त तीसरी बार, तो यहाँ पे 3 बार इस ग्लास प्लेट से पार कर रहा है, यहाँ पे 3 बार पार कर रहा है, तो ऑप्टिकल पाथ सेम हो जाएगा। चलिए अब इसी बातों को मैंने यहाँ लिखा है। G2 आपका कंपनसेटिंग प्लेट है, ठीक है, कंपनसेट ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन टू बीम्स। और एक बात मैंने जो नहीं बताई वो है कि M1 और M2 जो दो मिरर्स हैं उसको परपेंडिकुलर रखना है। ठीक है, अगर आपको सर्कुलर फ्रिंजेस ऑब्टेन करने हैं, अगर परपेंडिकुलर नहीं रखेंगे तो फ्रिंजेस का टाइप चेंज हो जाएगा। कैसा होगा हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑब्जर्व, अब ऑब्जर्वर क्या दिख रहा है, ये आपका टेलीस्कोप है, इस फिगर में फिर दिखाऊं, ये आपका टेलीस्कोप है, यहाँ पे आपका पैटर्न बन रहा है, ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे सुपरपोज कर रहे हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न आप यहाँ से देख रहे हैं। तो ऑब्जर्वर यहाँ बन रहा है पैटर्न और यहाँ से आप देख रहे हैं, आंख आपकी यहाँ होगी। अब ध्यान देखिए, ऑब्जर्वर क्या देखेगा, ऑब्जर्वर देखेगा M1 को डायरेक्टली और M2 के इमेज को, जिसको कि मैंने M2 प्राइम कहा है। ठीक है, अब मैंने M1 M2 प्राइम को आपको कहा था स्टार्टिंग में छोड़ने के लिए, जिसको कहा था छोड़ने के लिए। अब आपको क्लियर है कि M2 प्राइम कहाँ से आ रहा है, G2 प्लेट कहाँ से आ रहा है। ये दोनों जब आपके पास आ गए, अब यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है वो क्या दिख रहा है कि M1 और एक मिरर है, दूसरा M2 प्राइम मिरर है, जो कि M2 का इमेज है। M1 और M2 परपेंडिकुलर होंगे, इसलिए M1 और M2 प्राइम पैरेलल होंगे। ठीक है, अब इसके बीच में एयर गैप है तो आपका थिन फिल्म बन गया। तो आप क्या सपोज कर सकते हैं कि थिन फिल्म इंटरफेरेंस हो रहा है आपका, एक रे गया जो कि इस लेयर से M1 से टकरा के वापस आएगा रिफ्लेक्ट होके, दूसरा M2 प्राइम से होके वापस आएगा, तो ये आपका हो गया थिन फिल्म इंटरफेरेंस। तो जो थिन फिल्म इंटरफेरेंस की थ्योरी है वो हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें बेसिकली निकालना क्या होता है, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस आपका या फेज डिफरेंस, उसी पर डिस्कस करते हैं। चलिए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द बीम स्प्लिटर एंड M2, अगर मिरर, दोनों मिरर जो है सेम डिस्टेंस पे हों, बीम स्प्लिटर G1 प्लेट है और G1 प्लेट का M1 और M2 से अगर डिस्टेंस सेम हो, तो जो M1 और M2 का इमेज है वो आपस में कोइंसाइड करेगा, एक ही पॉइंट पे आपको लगेगा। ठीक है, ये जो आप M1 M2 देख रहे हैं, अगर ये डिस्टेंस सेम हो, सपोज ये डिस्टेंस आपका सेम हो, तो ये आपको यहाँ पे बनेगा। और अगर डिस्टेंस सेम नहीं है तो फिर ऊपर नीचे ये बन सकता है। कई बुक्स में आपको ऊपर भी मिलेगा, ये M प्राइम इमेज ऊपर भी दिखा सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए, अब आदि पाथ, मेरा टारगेट क्या होगा इंटरफेरेंस के लिए, आपके पास फेज डिफरेंस चाहिए। फेज डिफरेंस के लिए आप पहले पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, फिर पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के कनेक्शन को फॉर्मूले के थ्रू ऑब्टेन कर लेते हैं। तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, अगर उस केस में पाथ डिफरेंस अगर मैं पूछूं, जब आपका दोनों मिरर जो हैं एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों मिरर कोइंसाइड करने का मतलब मिरर M2 का इमेज और M1 कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस आपके पास, उस समय जो पाथ डिफरेंस होगा, उस पाथ डिफरेंस को हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। पहले हम कॉमन डिस्कस करते हैं, जब हमारे पास T थिकनेस है एयर फिल्म का। ठीक है, तो आपके पास पाथ डिफरेंस का मतलब है कि जो रे M1 से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है और जो रे M2 प्राइम से रिफ्लेक्ट होके आ रहा दिख रहा है ऑब्जर्वर को, उन दोनों के बीच कितना का डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस तो होगा जो M1 मिरर से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, वो उस थिन फिल्म एयर को पहले पार किया और फिर दोबारा रिटर्निंग में भी पार किया, 2 बार पार कर रहा है। तो अगर थिकनेस हमने मान लिया कि हमारे फिल्म का, एयर फिल्म का थिकनेस T है, तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2T। जो बीम आपका M2 प्राइम से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है और जो बीम आपका M से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, उन दोनों के बीच जो पाथ डिफरेंस हो गया 2T हो गया।
अब एक पॉइंट और यहाँ मेंशन करना है, ठीक है। एक पाथ डिफरेंस तो लेंथ जो चेंज है उसकी वजह से हो रहा है, और एक पाथ चेंज हो रहा है जो M2 प्राइम आपके पास है, जो M2 प्राइम आपके पास है, ठीक है। यहाँ आपके पास जो रे हो रहा है, देखिए आपको स्टोक्स रिलेशन याद होगा जो मैंने पढ़ाया था, स्टोक्स थ्योरम या स्टोक्स रिलेशन। उसमें क्या था कि अगर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होगा तो एक्स्ट्रा फेज पाई का इंक्लूड किया जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए रे, ये पे इस पहले रे को देखिए, इसको ये आया यहाँ पे, ये क्या है आपका जो ये बाउंड्री है, ये एयर है यहाँ पे, तो ये एयर के मीडियम से आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ से भी जब आके वापस आ रहा है तो आपका एयर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब ये रे जो M2 प्राइम से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो ये डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होगा, इसलिए इसमें एक्स्ट्रा पाई का फेज आ जाएगा, फेज डिफरेंस। अगर एक्स्ट्रा पाई का फेज आ रहा है, इसका मतलब आपके पास एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस λ/2 का आ रहा है। तो एक पाथ डिफरेंस तो अभी हमने दिखाया कि आपके पास ये t गया और t आया, ठीक है। तो ये रे जो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है और ये जो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसके बीच कितना का पाथ डिफरेंस है, 2t। और दूसरा पाथ डिफरेंस क्या आया, ये जो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रहा है, M2 से रिफ्लेक्टिंग होने वाला जो बीम है, तो उसकी वजह से पाथ डिफरेंस आया λ/2। तो टोटल पाथ डिफरेंस कितना हो गया, 2t प्लस λ/2। तो ये हमारे पास आ गया टोटल पाथ डिफरेंस 2t प्लस λ/2। अगर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लेना है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लेना है, जो थिन फिल्म की थ्योरी थी उसके हिसाब से हम यहाँ बैठा देते हैं, या जो इंटरफेरेंस की थ्योरी है उसी के हिसाब से आप बैठा दीजिए सीधा। इंटरफेरेंस में क्या होता है, आपका पाथ डिफरेंस मैक्सिमा होगा अगर ये आपका n लैम्डा है, ठीक है। n लैम्डा है तो आपका ये पाथ डिफरेंस मैक्सिमा होगा, और अगर ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 है तो ये मिनिमा होगा। हाँ, तो टोटल पाथ डिफरेंस आपके पास आ गया। अब देखिए जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है कि टोटल पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू n लैम्डा, जहां n आपका 0 1 2 3 होगा, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको देखना है तो टोटल पाथ डिफरेंस शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। तो यहां से आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और मतलब मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन आप निकाल सकते हैं इस केस के लिए, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम ये डिस्कस करते हैं कि यहां जो फ्रिंजेस बन रहा है, ठीक है, फॉर ए गिवन मिरर M1 and M2 प्राइम सेपरेशन t, ए गिवन वेवलेंथ लैम्डा एंड ऑर्डर m, द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, यहाँ ऑर्डर हम m नहीं n के टर्म में ले रहे हैं तो n के लिए, द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज कांस्टेंट एंड फ्रिंज ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन और हाइडेंजर फ्रिंजेस इज ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही मैं कहूंगा कि ये फ्रिंजेस जो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कि फ्रिंज का जो टाइप यहाँ बन रहा है, जिस टाइप का फ्रिंज बन रहा है उसको कहते हैं हाइडेंजर फ्रिंजेस, और उसका दूसरा नाम है फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे आपका। अब जो मैंने केस आपको छोड़ा था कि दोनों फ्रिंजेस, अगर दोनों मिरर M1 M2 का डिस्टेंस अगर G से इक्वल है तो आपके M2 प्राइम और M आपस में कोइंसिडेंट होंगे, तब आपका पाथ डिफरेंस कितना होगा, तब पाथ डिफरेंस क्या बच जाएगा, क्योंकि t 0 हो गया, टोटल पाथ डिफरेंस 2t प्लस λ/2 है, t 0 है तो पाथ डिफरेंस क्या बचा, λ/2। तो उस केस में आपका क्या हो रहा है, पाथ डिफरेंस आपका वो ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 हो रहा है, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। जो सेंट्रल फ्रिंज होगा वो डार्क होगा, ठीक है। सेंट्रल फ्रिंज जो आपका बन रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस केस में बना अगर कॉन्सिडेंट है तो, ठीक है। अब एक बात और यहाँ पे जानिए कि अब सारा खेल जो है पाथ डिफरेंस का है। अगर आप पाथ डिफरेंस चेंज करेंगे तो फ्रिंजेस आपका शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो कितना पाथ डिफरेंस चेंज करते हैं और कितना फ्रिंज शिफ्ट करता है उसको ध्यान से देखिए। अगर जो मूवेबल मिरर है आपके पास, जो M1 को है वो मूवेबल हमने रखा था, M2 है फिक्स मिरर है। अगर M1 को आप चेंज करते हैं, अगर मिरर M1 के पोजीशन को आप λ/4 से चेंज करते हैं, ठीक है, जो डिस्टेंस λ/4 लेंथ से अगर चेंज करते हैं तो आपका पाथ डिफरेंस कितना चेंज होगा, पाथ उतने डिस्टेंस को में जाएगा और लौटेगा, मतलब डबल होगा उसका, तो पाथ लेंथ चेंज होगा λ/2। मतलब अगर आप किसी एक मिरर को λ/4 डिस्टेंस से मूव करेंगे तो आपका पाथ डिफरेंस चेंज होगा λ/2, और λ/2 पाथ डिफरेंस होने का मतलब है जो आपका मैक्सिमा अगर होगा तो वो अगला मिनिमा पे पहुंच जाएगा, ठीक। और अगर मिनिमा होगा तो अगला मैक्सिमा पे पहुंच जाएगा, मतलब फ्रिंज जो है शिफ्ट कर रहा है। या यूं कहिए कि जैसे आप λ/4 आप
मिरर को शिफ्ट करेंगे, पाथ डिफरेंस लेमडा बाय 2 हो रहा है, तो आपका नेक्स्ट मैक्सिमा या नेक्स्ट मिनिमा शिफ्ट करेगा। ठीक, जो अगर मैक्सिमा है तो नेक्स्ट मैक्सिमा है तो मिनिमा आ जाएगा, मिनिमा है तो मैक्सिमा आ जाएगा। ठीक है, ये आप अगर लेमडा बाय 4 चेंज करें तो लेकिन मैं जब एप्लीकेशन आपको बता रहा हूँ इसमें, तो मैंने वहां पे लेमडा बाय 2 चेंज किया है मिरर को। ठीक, अगर आप लेमडा बाय 2 चेंज करेंगे मिरर को, मतलब उसके डिस्टेंस को, ठीक है, अगर लेमडा बाय 2 चेंज करते हैं तो पाथ लेंथ कितना चेंज होगा, लेमडा बाय 2 × 2, तो लेमडा चेंज हो रहा है। और लेमडा चेंज हो रहा है, इसका मतलब अगर आपका nth ब्राइट मैक्सिमा है तो नेक्स्ट आपका n+1 ब्राइट फ्रिंज आ जाएगा। मैक्सिमा है तो n मैक्सिमा, nth मैक्सिमा है तो n+1 मैक्सिमा आ जाएगा, मतलब नेक्स्ट फ्रिंज। अगर n मिनिमा है तो अगला मिनिमा आ जाएगा। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना, वहां कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए ये पॉइंट्स हमारे पास हो गए। अब ये सारे पॉइंट्स नहीं, अब मैं आपको कुछ बता दूं एक बार फिर से समराइज करके कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट, उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन वाले पार्ट पे जाएंगे। उसके पहले कुछ और डिस्कस करना है। तो हमारे पास हमने प्रिंसिपल देख लिया, कंस्ट्रक्शन देख लिया, अब हम फ्रिंजेस पे थोड़ा और चर्चा करते हैं। फ्रिंजेस पे चर्चा ये करना है कि फ्रिंजेस क्या सिर्फ सर्कुलर फ्रिंजेस बनेगा या और कोई फ्रिंजेस बन सकते हैं, वो कंडीशंस देखिए। फ्रिंजेस जो हैं वो अगर M1 दोनों मिरर आपस में परपेंडिकुलर है, अगर M1 M2 परपेंडिकुलर हैं तो ये दोनों पैरेलल होंगे, M1 M2 प्राइम। उस केस में आपके पास जो फ्रिंज बनेगा वो सर्कुलर फ्रिंज बनेगा। अगर M1 M2 टिल्टेड है, इंक्लाइंड एक दूसरे पे, परपेंडिकुलर नहीं है, तो आपके पास दो कंडीशन हो सकती है, इंक्लाइनेशन इस साइड का हो या इस साइड का हो। तो अकॉर्डिंगली आपके पास जो शेप बनेगा थिन फिल्म का, वो वेज शेप का थिन फिल्म बनेगा। और जो फ्रिंज बनेगा दोनों केस में डिफरेंट बनेगा। इस केस में आपका ये फ्रिंजेस का पैटर्न बनेगा और इस केस में ये फ्रिंजेस बनेगा। क्या फ्रिंजेस है? कर्व्ड शेप है, कॉन्वेक्स टाइप ऑफ फ्रिंजेस है, और जो कॉन्वेक्स होगा उसका टुवर्ड्स एज ऑफ वेज, इधर जो यहाँ पे थिकनेस कम है, इधर आपका कॉन्वेक्स साइड होगा। ठीक है, यह कर्व शेप फ्रिंजेस कॉन्वेक्स टुवर्ड्स एज ऑफ द वेज। थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन में कि अगर आपके पास दोनों मिरर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, मतलब ऐसा इंक्लाइन हो कि दूसरे के कटा हुआ नजर है, क्रॉस करता हुआ नजर है, तो इमेज भी आपका ऐसे क्रॉस कर रहा है। ठीक, तो क्रॉस करने का मतलब है कि M1 M2 है वो ऐसा सेट हो कि उसके जब अब रिफ्लेक्शन के बाद लाइट जाए तो वो एक दूसरे को उसका क्रॉस करे, M1 को क्रॉस करे उस रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, तो यहाँ आपके पास M1 M2 प्राइम जो होगा आपस में अगर इस तरह का क्रॉस होगा तो फ्रिंजेस स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये तीन कंडीशन है, मतलब इस आपके पास जो फ्रिंज है वो तीनों तरह का बन रहा है। आपके पास सर्कुलर फ्रिंज भी बन रहा है, वेज आपका कर्व फ्रिंजेस, कर्व कॉन्वेक्स टाइप ऑफ फ्रिंजेस बन रहा है, और स्ट्रेट लाइन भी बन रहा है। तो फ्रिंजेस का डिस्कशन हमारे पास, हमने कहा था फोकस हमारा फ्रिंज पे होगा। तो हमने क्या किया, पहले तो फ्रिंज कैसे बनेगा, किस तरह का फ्रिंज बनेगा, किस टाइप का फ्रिंज बनेगा, क्या कंडीशन होनी चाहिए फ्रिंज बनने के लिए, और क्या क्या वेरिएशन से फ्रिंज में क्या क्या वेरिएशन आएंगे, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम एप्लीकेशन पार्ट पे फोकस करते हैं। एप्लीकेशन पार्ट में हमारे पास 3 एप्लीकेशन होंगे। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास पहला एप्लीकेशन है मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ। तो देखिए, मैंने लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कि हम उस तरह के डिटेल में नहीं जाएंगे जो कि एक्सपेरिमेंट करते वक्त आपको रिक्वायर्ड होगा। हम सिर्फ थियोरेटिकली एक मेन पॉइंट लेते हैं जहां से आप अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। बस मेरा टारगेट इतना ही है, एप्लीकेशन लिखना प्लस अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ में आपके पास क्या है, अगर आप वेवलेंथ मेजर करना चाहते हैं सोर्स लाइट का, तो आपके पास फ्रिंज पूरा सेटअप है, आपने सेटअप तैयार कर लिया। अब सेटअप के बाद आपके पास क्या आता है, तो देखिए, अब फर्स्ट केस है मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, अब मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ जो आपका केस है उसमें आपको क्या करना है, पूरा सेटअप आपके पास है, आपको एक पॉइंट नोट कर, सिर्फ इस पूरे तीनों एप्लीकेशन में सिर्फ एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर उस पॉइंट को आप पकड़ लिया आपने तो आपका प्रॉब्लम न्यूमेरिकल बन जाएगा और आप इसके आंसर्स भी आराम से कर लेंगे। प्रॉब्लम आपका पॉइंट ये है कि फ्रिंज अगर मिरर को, मूवेबल मिरर जो भी है, उसको अगर आप लैम्डा बाय 2 से के डिस्टेंस से मूव करवाते हैं तो आपका एक फ्रिंज डिसअपियर, अपीयर या शिफ्ट होगा। ठीक है, या डिस्प्लेस होगा, जो भी वर्ड आप यूज करना चाहें। मतलब मिरर अगर लैम्डा बाय 2 से चेंज करेगा अपना लेंथ तो आपका एक फ्रिंज चेंज करेगा या शिफ्ट करेगा। जो मान लिया अगर n फ्रिंज था तो n+1 फ्रिंज आ जाएगा। तो आपको निकालना क्या है, लैम्डा निकालना है। तो आप क्या कीजिए, x डिस्टेंस मिरर को मूव करवा दीजिए। ठीक है, और उस पर काउंट कर लीजिए कितना फ्रिंज शिफ्ट किया। मान लीजिए x डिस्टेंस अगर आप मिरर को मूव करते हैं
और एन फ्रिंज आपका शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, एन फ्रिंज शिफ्ट कर रहा है, एन पे आप उसको जो भी वर्ड यूज कीजिए, शिफ्ट, डिस्प्लेड, डिसअपीयर, जो भी एन फ्रिंज अगर कर रहा है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, एन इंटू लेमडा बाई टू। एक फ्रिंज अगर शिफ्ट करता है तो लेमडा बाई टू डिस्टेंस हुआ, एन इंटू लेमडा बाई टू शुड बी इक्वल टू द चेंज इन द मिरर, तो एक्स इज इक्वल टू एन लेमडा बाई टू हो गया, यही मैंने लिखा। एक्स डिस्टेंस अगर आप मिरर को मूव कर रहे हैं और एन फ्रिंज आपका अपीयर डिसअपीयर हो रहा है तो आपका एक्स शुड बी इक्वल टू एन लेमडा बाई टू, तो यहाँ से लेमडा निकल जाएगा, लेमडा आपका 2 एक्स हो गया, ये फर्स्ट आपका हो गया, ठीक है। तो वेवलेंथ के लिए आपके पास क्या पता होना चाहिए, कितना आप शिफ्ट कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं उसके स्केल पे, और जो नंबर ऑफ फ्रिंजेज है वो आप टेलीस्कोप पे काउंट कर रहे हैं कि कितना फ्रिंज शिफ्ट कर रहा है, तो आपका वेवलेंथ निकल जाएगा। सेकेंड आपके पास है मेजरमेंट ऑफ डिफरेंस ऑफ वेवलेंथ, इसको रेजोल्यूशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस भी कहते हैं, ठीक है। दो वेवलेंथ अगर हैं, जैसे कि सोडियम लाइट है, सोडियम लाइट में आपके पास दो वेवलेंथ होते हैं, एक 5890 एंगस्ट्रॉम और एक 5896 एंगस्ट्रॉम, ठीक। आप कहेंगे सर मैं आपने कहा था मोनोक्रोमेटिक लाइट लेना है, तो चूंकि हाँ मोनोक्रोमेटिक लाइट लेना है बिल्कुल यहाँ पे, लेकिन आप दो, चूंकि इन दोनों वेवलेंथ में काफी कम का डिफरेंस है, 6 एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस है, तो ये जो है आपको पता नहीं चलेगा मतलब फ्रिंजेस में कि अलग अलग निकल रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बट उसी डिफरेंस को आपको यहाँ पे उसी डिफरेंस का फायदा उठाना है। तो सोडियम लाइट में क्या होगा कि आपके जो फ्रिंजेस है, अब आपने सेट किया तो आपको लगेगा कि दो सेट ऑफ फ्रिंजेस आपको आ रहे हैं, कंप्लीट डिस्टिंक्ट नहीं आएंगे बट मिला हुआ फील कर सकते, देख सकते कि दो सेट ऑफ फ्रिंजेस आपके पास आ रहे हैं। अब आपको सेटिंग, मिरर को मूव करके सेटिंग, देखिए मेन पॉइंट है मैं बता रहा हूँ, जो मिरर को मूव करके सेटिंग ऐसा करना है कि कंप्लीट एक फ्रिंज दिखे और ब्राइटेस्ट हो, मतलब उसके फ्रिंजेस ब्राइट डार्क कंप्लीट हो। वो कौन सा केस होगा, अगर वैसी कंडीशन आप सेट करके लाते हैं तो उसमें क्या होगा, दो फ्रिंज सेट का है थे, उसमें अगर दोनों का फर्स्ट का मैक्सिमा दूसरे के मैक्सिमा से अगर कोइंसिडेंट हो जाए तो और मैक्सिमम इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी, तो ब्राइट फ्रिंज होगा और ज्यादा ब्राइटनेस बढ़ जाएगा ब्राइट फ्रिंज का, ठीक है। तो वो आपके पास कंडीशन आ गई, मान लीजिए कि आपने ऐसा एक्स को मूव किया, मिरर को मूव किया मैं उनको, कि आपके पास पहले फ्रिंज की मैक्सिमा, जो पहला फ्रिंज लैम्डा 1 की वजह से बना है उसकी मैक्सिमा, उसका मैक्सिमा, और जो दूसरा फ्रिंज लैम्डा 2 की वजह से बन रहा है उसका मैक्सिमा, दोनों कोइंसाइड करता है, तो आपके पास जो फ्रिंज पैटर्न आएगा वो डिस्टिंक्ट पैटर्न आएगा, और वो आप चेक कर लीजिए कि डिस्टिंक्ट ब्राइट फ्रिंज ऑफ मान लीजिए ऑर्डर एन आया, ठीक है। अब थोड़ा सा मिरर को डिस्प्लेस कीजिए, बहुत स्लाइट, ठीक है, जैसे हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे तो फ्रिंज आपके पास डिसअपीयर हो जाएगा या कंप्लीटली डार्क हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब जो लैम्डा 1 की वजह से फ्रिंज आ रहा है उसका मैक्सिमा जो लैम्डा 2 की वजह से जो फ्रिंज आ रहा है उसका मिनिमा आपस में कोइंसाइड कर जाएगा, ये सेकंड केस है। और तब जो आपके पास इनडिस्टिंक्ट डार्क फ्रिंज बनेगा, सपोज उसका ऑर्डर n+1, बस यहीं पे आपका आंसर है। पहला कंडीशन क्या किया हमने, मैक्सिमा को लैम्डा 1 जो के मैक्सिमा को लैम्डा 2 के मैक्सिमा से कोइंसाइड करके जो फ्रिंज आया उसका ऑर्डर नोट कर लिया, nth ऑर्डर है। फिर x हल्का सा मूव किया मिरर को हमने, और फिर देखा कि जो फ्रिंजेस है वो गायब हो रहे हैं, डिसअपीयर हो रहे हैं, मतलब जो डार्क फ्रिंज आपके पास आएगा, मतलब हमारा क्या कर रहा है, जो फर्स्ट पहला फ्रिंज का मैक्सिमा दूसरे फ्रिंज के मिनिमा पे कोइंसाइड कर रहा है, और जो हमारे पास इनडिस्टिंक्ट डार्क फ्रिंज आ रहा है उसका ऑर्डर n+1 ले लेते हैं। अब देखिए आपने मिरर को कितना मूव किया था, x मूव किया था, तो लैम्डा 1 के लिए वो अब जो अभी वेवलेंथ कैलकुलेशन के लिए अपने फॉर्मूला लगाया था, क्या लगाया था, x इज इक्वल टू n लैम्डा बाई 2, तो उसी फॉर्मूले को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x इज इक्वल टू n लैम्डा 1 बाई 2। सिमिलरली सेकंड फ्रिंज के लिए क्या होगा, यहाँ अगर nth ऑर्डर फर्स्ट लैम्डा 1 का ले रहे हैं तो उसका आप क्या ले रहे हैं, नेक्स्ट का n+1th मैक्स मिनिमा ले रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट मिनिमा पे कोइंसाइड करेगा, ठीक है। तो आपके पास उसके लिए x अगर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू n+1 लैम्डा बाई 2, बस यही पॉइंट आपको नोट करना है, x इज इक्वल टू n लैम्डा 1 बाई 2 और x इज इक्वल टू n लैम्डा 2। x क्या है, जो आपका मिरर जितना आपने मूव किया है, लैम्डा 1 क्या है आपका, लैम्डा 1 लैम्डा 2 दो जो वेवलेंथ जिसको डिफरेंशिएट करना है वो है, और n क्या है, जो लैम्डा 1 का जो फ्रिंज का ऑर्डर आ रहा है डिस्टिंक्ट ब्राइट का, और n+1 आ रहा है जो डार्क फ्रिंज जो आपके पास आया इनडिस्टिंक्ट फ्रिंज उसका ऑर्डर है। अब ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम होंगे, अब सॉल्व कर लीजिए, अब सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगा, अब सॉल्व करेंगे दोनों को इक्वेट करेंगे, ये आएगा, ऑर्डर n निकाल लीजिए, यहां से आपका आपने ऑर्डर n निकाल लिया, ऑर्डर n निकाल लिया और किसी भी x में आपका पुट कर दीजिए, x हमारे पास क्या था, n लैम्डा 1 बाय 2, तो अगर हमने n की जगह पुट कर दिया तो लैम्डा 1 बाय 2 था, या लैम्डा 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 आ गया। अब चूंकि लैम्डा 1 लैम्डा 2 काफी कम डिफरेंस है तो उसको हम लैम्डा स्क्वायर लिख सकते हैं, लैम्डा 1 लैम्डा 2 के प्रोडक्ट को लैम्डा स्क्वायर लिख सकते हैं, या जनरली इसको हम एवरेज वेवलेंथ कहते हैं। एवरेज वेवलेंथ क्या होगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 को सम करके 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो आपके पास जो चेंज इन वेवलेंथ है वो इस तरह से आ जाएगा,
डेल लैम्डा शुड बी इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाय 2x। ठीक है, तो ये आपका चेंज वेवलेंथ है, लैम्डा स्क्वायर आपका एवरेज वेवलेंथ हो गया। ठीक है, और ये आपका जो आप मिरर मूव किए हैं x वो है। तो ये तो सेकंड केस भी हो गया। ठीक है, प्रॉब्लम्स आएंगे तो हो जाएगा। थर्ड केस में क्या था कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसी मटेरियल का निकालना है, तो यहाँ पे बस एक पॉइंट, वही सेम पॉइंट यहाँ भी यूज करना है कि कितना सिर्फ फ्रिंज शिफ्ट होगा उसी को यूज कर लेना है, कितना मिरर हमने मूव किया है। जो डिस्टेंस, जो पाथ लेंथ, जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ चेंज हो रहा है उसको, और जो फ्रिंज चेंज कर रहा है उसे, उन दोनों को रिलेट कर देंगे, आपका तीनों केस में काम चल जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करना है कि दो बीम हमारे पास, एक बीम जो M1 की ओर जा रहा है, एक जो M2 की ओर जा रहा है। तो मान लीजिए किसी एक बीम में हम एक ग्लास प्लेट जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो रख दिया हमने। अब उस बीम से, वो बीम जो है उस मिरर में जाने के पहले उस ग्लास प्लेट से जाएगा तो उसका ऑप्टिकल पाथ चेंज होगा, कितना चेंज होगा वही आपको ध्यान रखना है। तो आपके पास म्यू टी चेंज हो रहा है, और चूंकि आप जो उसका थिकनेस है ऑलरेडी वो एयर में उतना थिकनेस पार कर रहा था, तो हो जाएगा म्यू टी, या अगर हमने एक्स डिस्टेंस कर ले रखा है उसको तो लिखेंगे म्यू, अगर एक्स थिकनेस दे रखा है तो म्यू एक्स माइनस एक्स। जो थिकनेस आपका ऑप्टिकल पाथ चेंज होगा वो होगा म्यू एक्स माइनस एक्स। म्यू एक्स मतलब उसके मीडियम की वजह से, और एक्स चूंकि ऑलरेडी में एयर में था तो वो डिस्टेंस एक्स काउंट कर ही रहे थे, और जब इसमें है तो वो अगेन हम काउंट कर रहे हैं म्यू एक्स, तो उसको हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बिना मीडियम वाला। तो ये म्यू एक्स माइनस एक्स आपका जो है वो पाथ लेंथ आपका जो चेंज कर रहा है। चूंकि रे आएगा भी और जाएगा भी उस क्लास प्लेट से तो डबल हो जाएगा, इसलिए आपका जो म्यू माइनस वन, एक्स को कॉमन ले लीजिए तो म्यू माइनस वन, आपका जो चेंज ऑप्टिकल पाथ में चेंज होगा वो म्यू माइनस वन एक्स होगा। और आपके पास ऑप्टिकल पाथ में जो चेंज होगा उसके हिसाब से हमारा क्या था, मतलब जो चेंज है एक्स है उसकी वैल्यू हमारे पास एन लेमडा बाय 2 कर देना है। ठीक है, म्यू माइनस वन इंटू एक्स एन लेमडा, इसको 2 नीचे कर दीजिए। 2 मैंने यहाँ लिखा है तो कैसे लग रहा है, ये आपका पाथ चेंज हुआ, ये 2 यहाँ आ जाएगा एन लेमडा बाय 2। तो आपके पास म्यू क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन लेमडा बाय 2x प्लस 1। जो पाथ लेंथ आया उसका हम एन लेमडा से कर देंगे, तो आपके पास जो आना है म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, एन आपको पता है। ठीक है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस डिस्प्लेस्ड, जब आपने मिरर ग्लास को रखा, पाथ लेंथ चेंज हुआ, उसकी वजह से आपका इंटरफेरेंस फ्रिंजेस भी शिफ्ट होगा। तो एंड है नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट, जितना फ्रिंजेस शिफ्ट किया वो आपने टेलीस्कोप पे ऑब्जर्व कर लिया, और जितना पाथ लेंथ आपका चेंज हो रहा है वो आप यहां से कैलकुलेट कर लेंगे एक्स। पाथ लेंथ जो चेंज हुआ है उसकी वजह से ये आपका पाथ लेंथ चेंज दे रहा है, और ये आपका फ्रिंज शिफ्ट दे रहा है। आपके पास अगर x पता है, सॉरी x तो आपका थिकनेस है, x थिकनेस है तो पाथ लेंथ तो अपने आप निकल जाएगा। अगर आपको म्यू निकालना है, चूंकि हम म्यू निकालना है हमको, तो x आपके पास थिकनेस ऑफ द स्लैब है, और ये आपके पास n नंबर ऑफ फ्रिंज डिस्प्लेस्ड है, ये नोन है, ये नोन है, और लैम्डा आपके पास इस केस में नोन है। अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है तो आपको लाइट का वेवलेंथ पता होगा, तो आपके पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारा माइकलसन इंटरफेरोमीटर का कंप्लीट आंसर हो गया। एक क्वेश्चन, फुल क्वेश्चन जो होगा कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर डिस्कस कीजिए, उसके फ्रिंजेस को डिस्कस कीजिए, और एप्लीकेशंस को डिस्कस कीजिए। तो हमने ये कंप्लीट फुल क्वेश्चन जो आपका है वो हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फैब्री पेरियड पे डिस्कस करेंगे। चलिए, ओके।